हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। इस वीडियो में हम वही देखेंगे जो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं एस.एल. अरोड़ा से, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उस चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करेंगे। अब आपसे वादा करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में छोड़कर चले जाऊँ। अब कंटिन्यू फिजिक्स चलेगी, एग्जाम्पल्स भी चलेंगे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे, साथ में जो एमसीक्यूज हैं पीछे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। मतलब पूरी एस.एल. अरोड़ा अब सॉल्व भी की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एग्जाम तक आपकी तैयारी होनी लाजमी है तगड़ी तरीके से। तो प्लीज़ जो लोग एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स फ्री में पढ़ने मिल जाएगी पूरी एस.एल. अरोड़ा के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक ये रहेगा, जो आपके टॉपिक स्किप किए गए हैं बोर्ड के थ्रू, आप उनको ना पढ़िएगा, ये आपको खुद देखना है। मुझे तो पूरी एस.एल. अरोड़ा कवर करानी है। अब थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ कि यार वीडियो अपलोड क्यों नहीं की थी। एक्चुअल में एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटस क्राफ्ट। वहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, आप लोग वहाँ जाकर के वीडियो देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सपेरिमेंटस क्राफ्ट का लिंक दे रखा है, जिसमें क्राफ्टिंग वीडियोस हैं। बड़ी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए। आप लोग देखें वीडियोस को, उनको भी प्यार दें और वीडियो को शेयर करें। चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स जो रह गए थे, हमने एग्जाम्पल 8 कवर कर दिया था। अब एग्जाम्पल 9 की तरफ चलेंगे। अब देखिए कि बोर्ड छोटा है तो यार मैं पूरा एग्जाम्पल तो लिखने वाला हूँ नहीं। इसमें आपको थोड़ी सी मदद करनी होगी मेरी, वो ये है कि आपको एस.एल. अरोड़ा रख के बैठनी होगी सामने। वरना मैं क्या करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन है ना उसको शुरुआत में दिखा दूंगा स्लाइड के। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें उस स्लाइड का और फिर आप देखते रहें, या फिर लिख लें कहीं साइड में कि न्यूमेरिकल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि थोड़ा लेंथी है। लैंग्वेज में ना लिखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो लैंग्वेज तो कवर नहीं होने वाली। इसलिए आप लोग चाहें तो जो स्लाइड आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर ध्यान से सुने, ईजी है, एकदम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चल रहे थे। चैप्टर नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है भाई। जिन लोगों की शिकायत थी कि न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उनकी शिकायत दूर हो जाएगी भाई आज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें कह रखा है 2 आइडेंटिकल चार्ज कॉपर स्फीयर। 2 आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। 2 आइडेंटिकल चार्ज कॉपर स्फीयर, तो कॉपर के 2 स्फीयर रखे हुए। मैं थोड़ा ना लैंग्वेज पढ़ के बनाता रहूंगा जो दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 2 स्फीयर है जिनका नाम है ए और बी। ये क्वेश्चन में दे रखा आपको। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 1.12 पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। जिनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। 2 कॉपर के स्फीयर है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रखा है इन पर क्या रखा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मतलब फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। रिपल्शन मतलब फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए चार्ज और दे रखा, देखो चार्ज की वैल्यू मेंशन करेगा इसमें, बिल्कुल सही है। और चार्ज दे रखा है यहाँ पर Q1, अगर इसको कहें तो ये दे रखा 6.5 इंटू 10⁻7 -7 कुलाम। चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो इनके ऊपर चार्ज की वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर Q2 की बात करें, ये भी इतना ही होगा, 6.5 इंटू 10⁻7 कुलाम। आगे क्या कर रखा आपसे, ठीक है। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, मतलब इन दोनों की रेडियस को नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस को नेग्लिजिबल कर दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है और साथ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसको कंपेयर भी करना है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। तो कंपेयर करने के लिए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। अब थोड़ा सा बता देते हैं, अगर 2 चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर लगे हुए होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स आता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि Q1 और Q2 का चार्ज क्या है। अगर प्लस प्लस है इट मीन्स लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन लगेगा, और लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसको कूलामिक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। ये 1/4πε0 जो है, इसको बहुत जगहों पर आप के भी दिखाओगे, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका खुद देख लेना, चलो यूनिट लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है।
आपने 11th में ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा होगा। अगर दो मास बॉडी रखी हुई होती है m1 m2, ठीक है भाई, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये भी इस्तेमाल होगा चूंकि आपसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछी है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी पूछी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से आएगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन दोनों के मास की वजह से आएगा। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज दे रखे हैं इन दोनों के ऊपर कितना कितना, ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई, दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना दे रखा आपको, 6.5 × 10⁻⁷। अगेन Q2 कितना है, 6.5 × 10⁻⁷। भाई दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी। 1/4πε0 इसकी वैल्यू पहले से होती है, कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, ठीक है। अब इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी तरह की है, 50 सेंटीमीटर। कितनी, 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस रख दी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो, ठीक है भाई। अब देखो इसमें थोड़ी सी हेल्प आपकी और चाहिए। मैंने वैल्यूज रख दी है, कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कॉन्सेप्ट में लगना ही क्या है, अब सॉल्व आपको करना। इसको सॉल्व करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकल कर आई है वो है ये 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। सॉल्व आप करना, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। इन दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। अब देखिएगा क्या देखना आपको, अब इन दोनों बॉडी के बीच में आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जरूरी है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब इन दोनों के मास, क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के मास मेंशन किए हुए हैं। इसका मास है 0.5 kg और दूसरे वाले का मास भी कितना है, m2 = 0.5 kg। भाई m1 की वैल्यू 0.5 kg है और m2 की वैल्यू भी 0.5 kg है। न्यूमेरिकल देखिएगा। अब दोनों के मास आपको पता है तो निकाल दो फटाफट। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, 11th में पढ़कर आए होगा। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। m1 मतलब पहली वाली बॉडी का मास जिसकी वैल्यू 0.5 kg। m2 मतलब दूसरी वाली बॉडी का मास, इसकी वैल्यू भी कितनी है अगेन 0.5 kg। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही रहेगी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, स्क्वायर तो स्क्वायर दिखा दिया। अगर किसी से स्क्वायर सॉल्व नहीं होता तो उसको वो 2 बार लिख दे। जैसे कि आपके पास x स्क्वायर है तो इसको x × x लिख दे, जिसके पास 50 का स्क्वायर तो इसको 50 × 50 लिख दे। अगर कैलकुलेशन वीक है तो ये ऐसा करना है आपको, ठीक है भाई। अब देखो फिर इसको सॉल्व आप ही करोगे। सॉल्व करके जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन। देखिएगा भाई, ये दो बॉडी थी, इन दो बॉडी के बीच में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। अगर यहाँ पावर देखोगे तो 10⁻⁻2 है और यहाँ पर पावर देखोगे तो 10⁻⁻11। अगर आपसे कंपेयर करवाऊँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है तो आप बताओगे कि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये तो हुआ 0.0, 0.1, 0.01। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 0.1 2 3 4 ऐसा कर करके यहाँ 1। बहुत लंबी वैल्यू आएगी ना ये, तो मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है इसके मुकाबले में। तो अगर आपसे पूछूं कि इन दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप ये देखोगे जिसकी पावर या फिर जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो वैल्यू मतलब वो फोर्स उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो 10⁻⁻11 बहुत छोटी वैल्यू, यहाँ पर 10⁻⁻2 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई इसके कंपेयर में। तो इसका मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बहुत ही फर्जीवाड़ा न्यूमेरिकल था। दो चार्ज बॉडी दे रखी थी, उनके मास भी दे रखे थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा और ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा इसको एक बार। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रखा है, अब पार्ट 2 के अंदर देखो क्या कह रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। मतलब क्या कह रहा है कि आपको दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरे पार्ट में कह रखा है कि अब आपको फिर से फोर्स बतानी है, लेकिन अगर चार्ज को आपने डबल कर दिया, दोनों के चार्ज को अब आपने डबल कर दिया, इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि भाई इस पर नया चार्ज कितना होगा ए पर, तो आप कह दोगे अगर इसका चार्ज पहले Q1 था तो अब हो जाएगा 2Q1, इसका चार्ज Q2 था तो अब नया चार्ज हो जाएगा 2Q2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे कह रहा है कि दोनों स्फीयर के चार्ज को आपने डबल कर दिया। ध्यान सुनते रहे, क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट। मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। एंड डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले r थी, तो अब नई डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी r/2। तब फोर्स बताओ आपको। अब फोर्स बताने के लिए आपको करना क्या है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब फोर्स बताने के लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। क्या था आपके पास फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2) अपॉन r²। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q1 का मतलब ये है कि नया चार्ज। अब नया चार्ज तो आपके पास 2Q1 है और नया चार्ज आपके पास 2Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है पहले वाली के मुकाबले आधी, मतलब r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सही करके लिख लो। Fe इज इक्वल टू के 2×2 = 4 Q1 Q2, नीचे r/2, तो r का भी स्क्वायर चलेगा, 2 का भी स्क्वायर, मतलब r² अपॉन, और 2 का स्क्वायर करोगे 4। आपको पता है 4 जो है ये अपॉन का थर्ड नंबर है, और थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाता है। जब 4 सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर 4 भी है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 कर देगा। देखो ये एक 4 ये है और एक 4 ये है, ये सबसे ऊपर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब पहले से 4 था वहां पर, एक 4 और चला गया, तो 4 × 16 K(Q1 Q2) अपॉन r²। जरा इसको ध्यान से देखो, ये K(Q1 Q2) अपॉन r² है, तो क्या K(Q1 Q2) अपॉन r² की वैल्यू आपने सॉल्व करके नहीं निकाली थी क्या? निकाली थी ना, तो इसको यूज करेंगे। कितनी आई थी, 1.5 × 10⁻², तो रख दो यहाँ पर 16 × 1.5 × 10⁻²। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.24 न्यूटन। ये आपके पास नया फोर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तब फोर्स निकल कर आएगा जब दोनों चार्ज जो पहले दे रखे थे, है ना, उनकी वैल्यू को डबल कर दिया गया है और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। चार्ज दोनों का डबल कर दोगे तो डबल की डबल से मल्टीप्लाई को मतलब 4 टाइम्स, क्योंकि फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब Q1 की वैल्यू भी डबल, Q2 की वैल्यू भी डबल, तो इसका मतलब नया फोर्स जो हो जाएगा वो तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को आधा कर दोगे तो आपको पता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस को किया आधा, आधे का स्क्वायर करोगे तो 1/4। अब ये 1/4 जब 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई का तो ऑब्वियसली 16 टाइम्स हो जाएगा। क्या निकल कर आएगा, नया फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले फोर्स के। हो सकता है जो मैंने अब बताया हो ये आपकी बाउंस मार गई हो, टेंशन मत लेना, आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर सॉल्व कर लिया है इसको। ठीक है भाई, तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा, द 2 स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अब दोनों हमने स्फीयर्स को उठा करके, अभी तक तो एयर में रखे हुए थे, हवा के अंदर रखे हुए थे, अब दोनों को उठा के आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 वाले मीडियम में रख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 जो होता है, मतलब K की वैल्यू 80 जो होती है वो वाटर के लिए होती है, तो आपने वाटर के अंदर को दोनों चार्जेस को रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिकों में एक चीज समझाई थी, वो ये थी, ध्यान से देखा होगा आपने, कि F अगर मीडियम में निकालना तो F एयर को K से डिवाइड कर दो। अब K क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है,
लेकिन वो फोर्स जो आप चार्ज स्फेयर के बीच में देखोगे वो इन दोनों चार्ज स्फेयर को पानी के अंदर रख दोगे। तो जाहिर सी बात है जिस मीडियम के अंदर रखोगे आप उस मीडियम के केस आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीख रखा था कि अगर मीडियम के अंदर फोर्स निकालना होगा तो पहले एयर वाला फोर्स निकालेंगे उन दो चार्ज के बीच में, फिर उसको डिवाइड कर देंगे केस है। तो यहाँ डिवाइड करते हैं केस है। तो देखो भाई आपको पता है दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी थी 1.5 इंटू 10⁻⁻²। अब इन दोनों चार्ज बॉडी को पानी में रख दिया, तो जिस मीडियम में रखोगे, मैं पानी ही नहीं बोल रहा, वाटर ही नहीं बोला, जिस मीडियम में आप रखोगे उसके के से डिवाइड कर दोगे। तो वाटर का के होता है 80, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 1.875 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ये आपको थोड़ा सा बहुत मेरी हेल्प ये करनी है कि आपको सॉल्व खुद करना। कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैल्यू में रख रहा हूँ, सॉल्व आपको करके देखना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन की भी मैं ट्रिक्स बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। जितने भी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स यूज होंगी कैलकुलेशन में, आपकी कैलकुलेशन कैसे स्मूथ हो सकती है, कितनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसकी भी मैं ट्रिक बनाकर आपको बहुत जल्दी दूंगा। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। गाइस इसके बाद एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 में आपसे क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। एग्जाम्पल 10 जो है वो एग्जाम्पल 9 को ही यूज करके बनाया गया है। एग्जाम्पल 9 को यूज करके बनाया गया है। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इजी न्यूमेरिकल है, इसमें भी कुछ नहीं रखा भाई। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करोगे, तो मैं आपसे क्या खुद से भी उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं, और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ लो और अपने बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आओ। कोई एक स्टूडेंट चाहिए मुझे यार जो पूरे में से पूरे मार्क्स ला कर दिखाए मुझे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए आप लोगों से। ठीक है भाई। अब देखो इस एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रखा, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रखा है कि अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक तीसरी बॉडी लेकर आ रहे हो जिसका नाम है नाम सी। अब सी को आपने पहले ए से टच किया, फिर सी को आपने बी से टच किया, तो ए के पास नेट चार्ज कितना बचेगा, बी के पास कितना बचेगा, है ना। डिस्टेंस उतनी ही रहने देनी है, तो फोर्स बताना है। तो पहले तो आप ये देखो कि जब आपने सी को, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कितना सी के ऊपर 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल अनचार्ज है। इसके ऊपर चार्ज कितना था क्यू के ऊपर, ए के ऊपर क्यू, और बी के ऊपर भी चार्ज कितना था क्यू। भाई शुरुआत में जो चार्ज की वैल्यू दे रखी थी 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, तो वो वैल्यू थी, उसको आपने क्यू कहा है। ठीक है, तो इसके पास भी चार्ज कितना था शुरुआत में क्यू, और इसके पास भी चार्ज कितना था क्यू। आप सी लेकर आए हो जिसके पास चार्ज कितना है 0। पहले आपने उसको इसके साथ टच किया, फिर टच करने के बाद आपने हटा लिया, फिर जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर आपने उसको टच कराया इसके साथ, फिर दोनों को हटा लिया। अब बी के ऊपर चार्ज कितना बचा वो देखना होगा, फिर बी के ऊपर चार्ज जो बचा है वो, और ए के ऊपर चार्ज जो बचा है वो, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस उतनी ही रहनी है जितनी पहले थी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं क्या चार्ज, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपके पास बॉडी ए ये है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू था, और आपने बॉडी सी लेकर इसके पास आए हो जिसके पास कुछ चार्ज नहीं था, तो जब ये बॉडी एक साथ टच हो रही होंगी ए और सी, तब इस पूरे को एक बॉडी माना जाएगा जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा Q + 0 मतलब Q। ठीक है भाई। अब आपने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। जब इन दोनों को अलग करोगे, ए और सी को अलग करोगे, तो अब होगा क्या, जब पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, दोनों बॉडी साइज में सेम है, और जब आप इसको अलग करोगे, मतलब इन दोनों बॉडी को अलग करोगे, तो इनका चार्ज भी अलग अलग हो जाएगा। इट मीन्स अगर पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज Q था, इनको दो हिस्सों में तोड़ दिया तो चार्ज भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। इट मीन्स इसके पास भी Q/2 पहुंचेगा और इसके पास भी Q/2 पहुंचेगा। ठीक है भाई। तो जब आपने C को A से टच किया, तो A के पास अब जो चार्ज बची है वो बची है Q/2। इतना समझिएगा, A के पास चार्ज कितनी बची है Q/2। जो A के पास चार्ज कम हुई है उतनी C की चार्ज बढ़ गई है।
तो सी के पास चार्ज कितनी है, अगेन सी के पास भी q/2 है। अब इस q/2 चार्ज को आपने b से टच कराया, तो यहां दिखाता हूं, आपने b के पास चार्ज शुरुआत में q थी, इसके पास c आया जिसके पास चार्ज q/2 है, और b और c दोनों टच हो गए। जब टच हो जाएंगे, ये b है ये c है, तो दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा, तो q प्लस q/2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3q/2। तो दोनों के, इसको अब एक बॉडी माना जाएगा पूरी, जिसके ऊपर चार्ज कितना 3q/2 है ना। अब क्या है, इसको आपने अगेन दो हिस्सों में तोड़ दिया। दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब ये है b को आपने फिर से अलग कर दिया और c को आपने फिर से अलग कर दिया। तो ये 3q/2 जो है इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। तो 3q/2 के जब दो हिस्सों करोगे तो ये हो जाएगा 3q/4। ठीक है, तो b के पास भी 3q/4 जाएगा और c के पास भी 3q/4 जाएगा। आपको जो फोर्स कैलकुलेट करनी है वो a और b के बीच करनी है। तो b पे फाइनल चार्ज कितना आया, 3q/4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगी। अब आपसे फोर्स पूछ रहा, तो फोर्स कैसे निकालोगे भाई आप? फोर्स के लिए होता है k, इस बॉडी का चार्ज दैट इज q/2, इस बॉडी का चार्ज दैट इज 3q/4, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज r, इसका स्क्वायर। लो भैया आपने स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, k ऐसे रहेगा, देखो नंबर पहले लिख दो, 3/4 टू जा 8, तो 3/8 ये ऐसे रह जाएगा, k q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपने इसको सॉल्व नहीं किया था क्या? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर करके आपने सॉल्व नहीं किया था क्या? यस, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आई थी कुछ 3/8, इसकी वैल्यू आई थी 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। चूंकि आपको q की वैल्यू पता है, कितनी है, q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻7, तो वैल्यू रख के भी सॉल्व कर लोगे आप। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू थी, इसको जब सॉल्व करेंगे 3/8 को, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 5.7, देखो ये आपको करना भी काम थोड़ा सा, इंटू 10⁻³ न्यूटन, तो ये फोर्स आ जाएगी। अब समझ गए? तो कुछ नहीं था इस न्यूमेरिकल के अंदर भी, बस बॉडी को टच कराया, टच कराने के बाद हटा लिया, नया चार्ज देखा और फोर्स कैलकुलेट कर ली। आपको पता नहीं टच कराने से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता, जिसके पास चार्ज कम है उसके पास चार्ज पहुंच जाती है, और जिसके पास चार्ज ज़्यादा है उससे चार्ज कम हो जाती है। शेप पे भी डिपेंड करता। शेप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर सेम थी, तो जाहिर सी बात है चार्ज भी, मतलब जब दोनों बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज होगा और जब सेपरेट करोगे तो आधा आधा हो जाएगा। ये थोड़ा टच में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा किस तरह से सॉल्व भी किया। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में आपसे क्या कह रखा है, टू सिमिलरली equally charged identical metal spheres A and B are repel each other with a force of 2 into 10⁻⁵ न्यूटन। दो आइडेंटिकल स्फीयर है जिसका नाम है A और B, ये एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है भाई, क्या लगा रहे हैं, ये रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स की वैल्यू है 2 into 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है भाई, आगे आपसे क्या कह रखा है, अ थर्ड आइडेंटिकल, एक तीसरा लेकर आए हैं स्फीयर जिसका नाम है सी, लेकिन इस सी पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितनी है क्यू, इसके ऊपर चार्ज भी कितनी है क्यू, लेकिन जो आपके पास सी है स्फीयर सी, इसके ऊपर चार्ज कितनी है 0। अब क्या कह रहे हैं कि अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच टू ए, तो इस सी को आपने ए से टच कराया है, तो जैसे ही आप C को A के साथ टच कराओगे, A के साथ C को टच कराओगे, तो ओवरऑल Q + 0 इन दोनों बॉडी के ऊपर ओवरऑल चार्ज हो जाएगा Q। लेकिन जैसे ही इन दोनों को अलग करोगे, A को भी अलग करोगे, C को भी अलग करोगे, तो चार्ज भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। इट मीन्स Q/2। चूंकि यहाँ पर जब टच किया था आपने तो ये दोनों बॉडी चिपक गए, तो इसको अब आप एक बॉडी कंसिडर करोगे जिसके ऊपर टोटल चार्ज कितना Q। अब जब इनको अलग अलग कर दोगे, चूंकि साइज में सेम है,
तो दोनों के ऊपर चार्ज भी आधा आधा हो जाएगा, मतलब Q/2 हो जाएगा। तो टच कराने के बाद, आफ्टर टच, है ना, लिख देता हूँ, आफ्टर टचिंग, टचिंग करने के बाद में जो A के ऊपर चार्ज आएगा वो आएगा Q/2, और B के ऊपर चार्ज जो है वो तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। लेकिन अब C के साथ क्या हुआ है, C के साथ कुछ अत्याचार हुआ होगा, देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। A और B जिसके बीच की डिस्टेंस R थी, इसके बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया गया है C। ओहो, यहाँ रख दिया। अब C के पास चार्ज कितनी है, Q/2। बस सिंपल है। तो हमसे पूछा कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। इस C पर फोर्स पूछ रहा है, तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस इतनी है। अब देखो कि A C पर कितना फोर्स लगाएगा, चूंकि दोनों के ऊपर चार्ज का नेचर भी सेम है तो रिपल्शन लग रहा होगा। तो हम देख लेते हैं फोर्स बिटवीन A एंड C। तो A और C के बीच में फोर्स निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इन दोनों का चार्ज दैट इज Q/2 अगेन Q/2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर, डिस्टेंस है R/2, चूंकि मिड में रखा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सही करके लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q²/4, नीचे भी हो जाएगा R²/4, 4 से 4 कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R², ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा FAC, मतलब A के थ्रू हम फोर्स देख रहे हैं C पर, तो इस तरफ को आएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, अलोंग AC, ये AC की तरफ को होगा। ठीक है भाई, KQ²। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसने इस पर फोर्स लगाई, इधर को कितनी लगाई वो मैंने आपको दिखा दी, FAC। ठीक है, इधर को लगाई। अब B वाला क्या होगा, ये भी तो प्लस का है, ये भी तो इस जैसा नेचर रखता है ना, तो ये इधर को फोर्स लगाएगा, ये इधर को फोर्स लगाएगा। तो BC पर कितना फोर्स लगाएगा वो देख लेते हैं। तो FBC कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका और इसका चार्ज, तो Q/2, ये आपका एक चार्ज ये आ गया, दोनों चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस तो ये भी R/2 होगी, चूंकि C जो रखा था आपका मिड में रखा हुआ था। लो भाई, R/2 का स्क्वायर, तो इसको सही करके लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/2, और नीचे हो जाएगा R²/4। इसको सही करके देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q²/R²। ठीक है भाई, ये फोर्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, B से C की तरफ को, तो लिख दोगे अलोंग BC, किधर से, B से C की तरफ को। अब एक फोर्स लग रही है इधर को जिसका नाम है FAC, एक फोर्स लग रही है इधर को जिसका नाम है FBC। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे भाई, जो ज़्यादा बड़ी है उसमें छोटी वाली को माइनस कर दो, तो ये फोर्स बड़ी है उसमें से AC वाली को माइनस कर दो। तो यहाँ दिखा देते हैं नेट फोर्स, या F नेट निकालना है, किस पर निकाल रहे हो नेट, C पर निकाल रहे हो, तो आप कहोगे कि भाई FBC में से माइनस कर दो, FBC में से माइनस कर दो FAC को, जरा माइनस करो, जरा वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q²/R² में से माइनस करनी है FAC, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। अब देखो ये वैल्यू डबल है इस वाली वैल्यू के, तो डबल में से आप सिंगल को माइनस करोगे तो सिंगल बचेगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R², ये वैल्यू बचेगी। अब ये वैल्यू बच गई, इसकी डायरेक्शन की किधर को होगी, अलोंग BC, क्योंकि BC जो था ये बड़ा था, बड़े में से छोटा वाला निकालोगे तब भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वाली डायरेक्शन की बराबर होगी, या बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन की तरफ को होगी। तो अलोंग BC, एक बार फिर से, ये छोटा फोर्स था ये बड़ा फोर्स था, रिजल्टेंट निकालोगे तो बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में ही निकल कर आएगा, अलोंग BC। इन सब की वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं,
इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ कॉन्स्टेंट की वैल्यू, और क्यू चार्ज दे रखा, चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, देखो हाँ वैल्यू क्या रखनी है, वैल्यू नहीं रखनी, ध्यान दो, क्या 1/4πε0 Q² r², ये है क्या, ये शुरुआत में ये दो बॉडी रखी हुई थी, ठीक है भाई, जिनके ऊपर चार्ज कितना था, Q था, तो इन दोनों के बीच फोर्स कितनी निकल कर आई थी, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालोगे तो क्या ये नहीं आएगा 1/4πε0 Q² r², बिल्कुल। तो क्या ये भी यही नहीं है 1/4πε0 Q² r², बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एफ नेट जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना आपको दे रखा था, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BC। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 12 देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रखा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। देखिए दो चार्ज हैं, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इन दोनों ही चार्ज स्फीयर पर आपने कैपिटल Q चार्ज दे रखा है। आगे क्या कह रखा, अ थर्ड चार्ज, जिसको आपने स्मॉल q कह रखा है, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में आपने स्मॉल q को बीच में रख दिया। अब बीच में कहाँ रखा हुआ है ये बताएगा। अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी रख दिया आपने। अब आपसे क्या कह रहा है कि इस तरह से आपने उस चार्ज को रखा है कि पूरा सिस्टम चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब देखो इक्विलिब्रियम क्यों वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शुरुआत में जब कैपिटल Q यहाँ पर रखा हुआ था, कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ था एक दूसरे से R डिस्टेंस पर, तो ये एक दूसरे पर रिपल्शन लगा रहे होंगे। जब रिपल्शन लगा रहे होंगे तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तब बीच में एक स्मॉल q चार्ज लाकर रखा गया, इन दोनों के कहीं पर भी रखा गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे ना इन दोनों को, तो उसमें रखा गया बीच में कहीं पर भी। अब रखने से क्या हुआ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये है किसी भी चार्ज पर अगर नेट फोर्स निकालोगे तो वो जीरो निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या स्मॉल q को आपने बीच में रखा हुआ है, अगर स्मॉल q को अगर आप प्लस का रख देते हो तो ये भी रिपल्शन लगवाएगा फिर, ठीक है, प्लस का रख देते हो तो ये भी रिपल्शन लगवाएगा, लेकिन रिपल्शन लगवाने से क्या होगा, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। चार्जेस जहाँ धीरे धीरे जा रहे थे अब और तेजी से रिपल्शन लगेगा उन पर, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि स्मॉल q चार्ज रखने की वजह से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ये ना तो अब इधर को जा रहा है और ना ये इधर को जा रहा, मतलब रुक गए। तो रुकेंगे तभी जब इस स्मॉल q जो आपने बीच में रखा हुआ है इस पर प्लस का चार्ज की जगह माइनस का चार्ज हो, क्योंकि माइनस का चार्ज जो होगा इस प्लस वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, इसी तरह से इस प्लस वाले को ये माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब ये माइनस का चार्ज जो है इन दोनों के बीच लगने वाले रिपल्शन को ओवरकम कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस स्मॉल q को कहाँ रखें, इन दोनों कैपिटल Q के बीच में कहाँ पर रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इट मीन्स पहला पूछ रहा है आपसे x डिस्टेंस पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर आपको तो मैंने डायरेक्ट बता दिया माइनस का होगा, ठीक है। नेचर के साथ साथ इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जिसमें से एक चीज़ आपको पता चल चुकी है कि जो हमने स्मॉल q रखा हुआ है ये माइनस का ही होना चाहिए, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में इस स्मॉल q को कहाँ रखें, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, ये आपके पास चार्ज A है, ये चार्ज आपके पास B है, इसके पास आपने कैपिटल Q प्लस का चार्ज दे रखा, इसके पास प्लस का कैपिटल Q दे रखा। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है स्मॉल r, ठीक है भाई। अब देखो हमसे कह रहा है कि स्मॉल q को कहाँ रखें। मान लेते हैं ये स्मॉल q है, आपने x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये C चार्ज था, तो A C के बीच की डिस्टेंस आपने लेट कर रखी है कि ये x है। तो मुझे बताओ C और B के बीच में कितनी होगी, जब पूरी R है और ये x है तो ये बचेगी R माइनस x, ठीक है भाई। अब देखो जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर
नेट फोर्स ऑन सी विल बी 0। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो जीरो का मतलब ये है जितना ये फोर्स लगाएगा इस पर, ये भी उतना फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब एफ ए सी जो होगा वो एफ बी सी के बराबर होगा। अब ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? के इन दोनों का चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है एक्स, एक्स का स्क्वायर। एफ बी सी, बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? के, जो कांस्टेंट है। अब इन दोनों का चार्ज Q और कैपिटल Q और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r माइनस एक्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? r माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कट चुकी है, इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये भी है और ये भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। इट मीन्स x जो आ जाएगी वो आ जाएगी r माइनस एक्स। ये माइनस का x है, इधर को लेकर आएंगे प्लस का x हो जाएगा। पहले से ये x था, एक x और आ गया 2x हो गया, यहाँ पर बचेगा r। आपको x निकालना तो ये हो जाएगा r/2। इसका मतलब ये है ये चार्ज आपने C जो रखा हुआ है वो बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच में रखा जाएगा। मतलब शक्ल ये बनकर आएगी, अगर ये A है तो ये C होगा और ये B होगा। A पर चार्ज कितना? प्लस का Q। B पर चार्ज कितना है? प्लस का Q। C पर चार्ज कितना है? Q। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? अगेन r/2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r/2। और पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये r। भाई ये तो निकल कर आया। हमसे पूछा था, हमसे एक पार्ट ये पूछा था कि बताओ स्मॉल क्यू कहाँ रखा जाएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसका जवाब है बिल्कुल r/2 पर रखा हुआ होना चाहिए। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा हमसे पूछा था इस क्यू का नेचर क्या होना चाहिए, प्लस का या माइनस का। तो ये भी हमने पता लगा लिया था कि जब ये दोनों प्लस के हैं तो एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश हो रही होगी। अगर एक माइनस का चार्ज बीच में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तभी ये एक दूसरे के रिपल्शन फोर्स को कम करके ये वाला फोर्स बीच वाला इन पर अट्रैक्शन लगाएगा, जिनकी वजह से ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का होना चाहिए ताकि ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर दे और ये इस पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर दे। मतलब ये दोनों रूट के जा रहे होंगे, सी आपने लाकर रख दे तो सी अट्रैक्शन लगाएगा और बी पर भी अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों रुक जाएंगे। ना तो उधर को जाएगा और ना इधर को जाएगा, बस रुक जाएंगे। इट मीन्स इक्विलिब्रियम में आ चुका पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हमसे पूछा था कि जो आपने सी रखा हुआ है इसका नेचर क्या होना चाहिए, तो नेचर होना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का है और ये प्लस प्लस के। अब चूंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमसे स्मॉल क्यू की वैल्यू भी पूछी गई है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालने के लिए होगा क्या? भाई ये दोनों तो रिपल्शन फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्शन अगर किसी तरह से खत्म हो जाए तो खत्म तभी होगा जब बीच में चार्ज जो रखा हुआ है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाए। इट मीन्स इन दोनों के बीच लगने वाला रिपल्शन फोर्स जो होगी, एफ ए बी के बीच लगने वाले रिपल्शन फोर्स जो होगी ए और सी के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो ठीक है। एफ ए सी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है उसके बराबर कर दो, ओवरऑल पूरा जो होगा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो एफ ए बी के बीच फोर्स निकालो तो के कैपिटल क्यू, मतलब इन दोनों का चार्ज लिख दिया कैपिटल क्यू और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस उसका स्क्वायर। और ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स ए और सी के बीच तो के जो कि कांस्टेंट होता है, इन दोनों के बीच निकाल ले हो तो इसका चार्ज अगेन इसका चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r/2। तो r/2 का स्क्वायर करोगे, देखते हैं कितने निकल कर आएगा। के से के कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से बचेगा क्यू, यहाँ से बचेगा r²। ठीक है, शाबाश। यहाँ से बचेगा स्मॉल क्यू और यहाँ से बचेगा r²/4। तो r² से r² कट जाएगा और कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 स्मॉल q, क्योंकि अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा। चूंकि आपको स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा कैपिटल Q/4। ठीक है भाई, तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल Q/4। अगर इसका नेचर पूछोगे तो नेचर होगा माइनस का, तो इसका मतलब C पर जो चार्ज आई है वो आई है -Q/4। ठीक
ठीक है भाई, तो ये था न्यूमेरिकल में। कुछ नहीं था, न्यूमेरिकल बहुत ईजी था। एक तीसरा चार्ज लाया गया था, दो चार्जेस के बीच में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। बस ये पूछा था जो आपने चार्ज लाए हो सी चार्ज, उसका नेचर बताओ, वो कहाँ पर रखा जाएगा, उसकी लोकेशन बताओ, और साथ में उसके नेचर के साथ साथ उसके उस पर चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर, ये एग्जाम्पल नंबर 12 था, 12 के अंदर इतना ही था। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 भी कुछ इसी तरह से है, ईजी है, देख लेते हैं उसको भी।